अच्छा, लेक्चर के इस सेशन में हम देखेंगे कि हमने प्रोजेक्ट सी शार्प के अंदर कैसे क्रिएट करना है। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि हमारा मेजर फोकस जो है वो है नेटवर्क प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है सी शार्प लैंग्वेज के ज़रिए, वो हमें सीखना है। लेकिन उससे पहले प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है सी शार्प का, और मुख्तलिफ जो सी शार्प लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एज अ न्यू लैंग्वेज, वो हमारे पास क्या हैं, वो हम पहले सबसे सीखेंगे। ठीक है। सो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद आपके पास जो आपकी स्क्रीन होगी, उसमें आपने जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल के अंदर न्यू, न्यू के अंदर फिर सब मेन्यू है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है? बच्चे, डायलॉग बॉक्स आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नजर नजर आ रहे हैं। ओके। सो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आपके पास डॉट नेट फ्रेमवर्क में आपकी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ज़रिए जो है आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए, और विजुअल स्टूडियो के अंदर आप यानी इसी एक इन्वायरमेंट में आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ज़रिए प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मेरी विजुअल स्टूडियो की सेटिंग विजुअल सी शार्प के लिए स्पेशलाइज्ड है, इस वजह से मुझे टेम्पलेट्स के नीचे जो पहली एंट्री नज़र आ रही है विजुअल सी शार्प। अगर आपने इन्वायरमेंट की सेटिंग फॉर एग्जांपल विजुअल बेसिक की रखी है, तो उस केस में फिर आपने देखना है अदर लैंग्वेजेस में। अदर लैंग्वेज के अंदर आपको विजुअल सी शार्प की एंट्री नजर आएगी। ठीक है, जैसे कि इस वक्त मुझे विजुअल बेसिक, विजुअल सी प्लस प्लस अदर लैंग्वेजेस के नीचे नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमने विजुअल सी शार्प को एक्सपेंड करना है। विजुअल सी शार्प के जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके सामने वाले पैन में आपको नजर आ रहा है मुख्तलिफ टेम्पलेट्स। ठीक है, यानी आपके टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, किस किस्म का प्रोजेक्ट आपने बनाना है। इसमें जो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, WPF एप्लीकेशंस बना सकते हैं, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन हो गया, वेबसाइट के लिए आप फॉर्म बना सकते हैं, ASP.NET के लिए आप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, जिसको हम ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन कहते हैं। क्लास लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास देखें ये एक लंबी लिस्ट है जो आपके पास विजुअल सी शार्प आपको प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग विजुअल स्टूडियो, कि आप इसमें आप इसी आईडी के अंदर आप अपने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। हमने चूँकि सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमने अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सी शार्प के, जो लैंग्वेज के फीचर्स हैं, पहले हमने उनको गो थ्रू करना है। तो उसके लिए हमें निस्बतन एक सिंपल एप्लीकेशन चाहिए। आप चाहें तो विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। विजुअल बेसिक में अगर आपने काम किया हुआ है, सीखा हुआ है, तो ये आपके बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ लैंग्वेज का सिंटैक्स का फ़र्क होगा। ठीक है, बाकी आपकी प्रॉपर्टीज़ और ऑब्जेक्ट के नाम, फॉर्म के नाम, बटन्स, तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वही हैं जैसे आपने विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंदर सीखे थे। सो चूंकि हमारा इस वक्त फोकस सी शार्प लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स का है, तो इसके लिए हम निस्बतन सिंपल एप्लीकेशन लेते हैं जिसको हम कहते हैं कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपकी कमांड बेस्ड इन्वायरमेंट में आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है, या आप कह लें कि जो डॉस मोड आपकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, कमांड लाइन इंटरफेसेस के लिए जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कंसोल एप्लीकेशन। और ये सबसे सिंपल एप्लीकेशन टाइप है जो कि हम अपनी विजुअल स्टूडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कपल ऑफ जो लेक्चर्स हैं उसमें हम कंसोल एप्लीकेशंस के ज़रिए ही क्रिएट करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन ही क्रिएट करेंगे, और उसी में ही हम अपने मुख्तलिफ जो लैंग्वेज के फ़ीचर्स हैं उनका इस्तेमाल और उन फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम मेरे पास आ रहा है कंसोल एप्लीकेशन 1। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ माई फर्स्ट सी शार्प ऐप। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहें वो मैंने नाम दे दिया है। लोकेशन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसकी लोकेशन प्रोजेक्ट्स के नाम से एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसमें सेट की हुई है। आप चाहें तो इसको रखें, यानी आपकी जो भी डिफ़ॉल्ट लोकेशन आती है जैसे सी यूज़र और उसके अंदर आपके पास यूज़र का नाम, या फिर आप ब्राउज़ करके इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
सो यहाँ से ब्राउज करना है, हायरार्की में से आप अपनी लोकेशन सेट करना है, पाथ देख लें कि ई में डी में कहाँ पे सेव करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो इस वक्त चूंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लोकेशन या पाथ सेलेक्टेड है, वो मैं यहीं पे इसी तरह रख रही हूँ। नेक्स्ट सोल्यूशन का नाम लेना है। अब देखिए विजुअल स्टूडियो के अंदर एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बल्कि विजुअल स्टूडियो में एट अ टाइम आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट को हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन का नाम जो है वो आपका विजुअल स्टूडियो खुद ब खुद रेफर कर रहा है। तो जो पहले प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है वही आपका एज अ सोल्यूशन नेम भी आ रहा है। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो सोल्यूशन का नाम आपने चेंज करना है या यही रखना है, ये आपके ऊपर है। अलबत्ता जो चीज़ मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी वो ये होगी कि आपके पास ये जो नेक्स्ट जो आपको आइटम नज़र आ रहा है, क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन, इसको आपने चेक रखना है, ठीक है। इसको आपने अनचेक नहीं करना। सो आगे फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि एक ही प्रोजेक्ट एक ही सोल्यूशन के अंदर आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कैसे ऐड करने हैं और उनको रन करना है। सो फिलहाल तब तक के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें आपने सोल्यूशन का नाम, सोल्यूशन के नाम के सामने जो ये आपकी एंट्री है, चेक बॉक्स है क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन, इसको आपने चेक रखना है, ठीक हो गया। ये सारी ज़रूरी चीज़ें हो गई जो कि आपने मस्ट देखनी होती हैं। यानी टेम्पलेट्स के नीचे विजुअल सी शार्प लैंग्वेज, प्रोजेक्ट टाइप्स में कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है और कंसोल एप्लीकेशन के बाद आपने अपनी प्रोजेक्ट का नाम और उसकी लोकेशन बतानी है, ठीक है। सोल्यूशन का नाम बस जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है उसको एज इट इज़ रखें, सोल्यूशन का नाम रखें और यहाँ पे इसको चेक रखें, ठीक है। बस ये चीज़ें आपने थोड़ी सी रखनी है शुरू में। अब थोड़ी सी चीज़ आप आ जाएं कि जैसे हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात की थी और हमने कहा था कि हमारे सी शार्प के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बनते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर। तो कौन सा फ्रेमवर्क है, वर्जन कौन सा है, वो आपको कहाँ से मिलेगा? प्रोजेक्ट टाइप के जो लिस्ट है उसके बिल्कुल ऊपर देखें तो आपको एक एंट्री नज़र आ रही है डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5। तो इसमें मेरे पास देखें जो डॉट नेट फ्रेमवर्क हैं वो मेरे पास 4.5 तक इंस्टॉल है। अगर मुझे कोई नया वर्जन डॉट नेट फ्रेमवर्क का इंस्टॉल करना है तो मैंने यहाँ पे मोर फ्रेमवर्क पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा, आपकी साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। वहाँ से आप अपने जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते जाएं। आपकी जो आपकी रिक्वायर्ड डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो एंट्रीज हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की वो देखें 2.0 है, 3.0 है, 3.5 है, 4 है और 4.5 है। तो मज़ीद अगर आपने फ्रेमवर्क जो है के जो वर्जन हैं वो अगर आपने इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए आप मोर फ्रेमवर्क की लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 क्लिक किया है। लेकिन अगर आपके पास लेट्स सपोज आपने कोई एप्लीकेशन नेट से डाउनलोड की है और उसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उसका वर्जन आपको दिया हुआ है 2.0, तो उस केस में फिर आपने यहाँ से इसकी जो ये टाइप है उसका कोड अगर आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से डॉट नेट फ्रेमवर्क 2.0 या 3.0 जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 के लिए अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है किसी का? नो मैम। ओके। सो अब आखिरी काम हमारा क्या रह गया इसमें कि हमने ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से देखें आपके पास स्टेटस बार पे क्रिएटिंग प्रोजेक्ट माय फर्स्ट सी शार्प ऐप, आपको ये स्टेटस दे रहा है। उसके साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट होगी। होपफुली आपको स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि जो कुछ विजुअल स्टूडियो जो भी काम कर रहा है, जो स्टेप कर रहा है, जो सपोर्टिंग विंडोज़ ओपन हो रही हैं। ये मेरे पास एक स्क्रीन जो है प्रोजेक्ट की वो ओपन हो गई है। ये क्लियर है आप लोगों को? स्क्रीन नज़र आ रही है? जी मैम। ठीक है। जैसे आपके पास देखें यूजिंग सिस्टम और ये चीज़ लिखी हुई है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास विजुअल स्टूडियो के हमारे पास ये टाइटल बार, इसमें आपके पास मेन्यू बार और ये आपकी कमांड टूल बार आ गया। उसके साथ आपके पास ये टैब पेज है कोड का, ठीक है, जिसमें देखें फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, program.cs। उसके अंदर आपके पास ये देखें आपकी ये कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कोड एडिटर। ये हमारे पास कोड एडिटर है हमारी
विजुअल स्टूडियो के अंदर, ठीक है। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि हमारी ये जो एप्लीकेशन है ये कंसोल एप्लीकेशन है, इसमें आपको विजुअल या ग्राफिक्स जैसे कि आपने विजुअल बेसिक में किया था, फॉर्म्स वगैरह उसके कंट्रोल्स वो आपको नजर नहीं आएंगे। जैसे आपकी ये टूल बॉक्स की एंट्री हो गई, राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज़ का पेज हो गया, सोल्यूशन एक्सप्लोरर हो गया, ये सारी आपकी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने विजुअल बेसिक के अंदर की थी। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन में जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं जो इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको हम यहाँ से थोड़ा सा कम करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की हमें इस वक्त चूँकि ज़रूरत नहीं है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर की तरफ आ जाएं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में देखें आपके पास यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का नाम नज़र आ रहा है, माई फर्स्ट सी शार्प ऐप। उसके नीचे आपको मुख्तलिफ एंट्रीज नज़र आ रही हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़, रेफरेंसेस, ऐप डॉट कॉन्फिग, प्रोग्राम डॉट सी एस। अब लेट सपोज अगर आपका ये प्रोग्राम डॉट सी एस का जो कोड एडिटर है ये अगर आपको नज़र ना आए तो फिर आप क्या करेंगे? प्रोजेक्ट आपने ओपन किया हुआ है, आप जाएंगे सिंपली सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सिंगल क्लिक किया, डबल क्लिक से आपके जो ये एडिटर है, कोड एडिटर प्रोग्राम डॉट सी एस का, वो ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट सोल्यूशन के अंदर है, उससे ऊपर की एंट्री देखें, सोल्यूशन लिखा हुआ है, नाम क्या है? माई फर्स्ट सी शार्प ऐप, मैंने वही रखा था, और उसके सामने लिखा हुआ है वन प्रोजेक्ट। तो इस सोल्यूशन में अगर हमने कोई नए प्रोजेक्ट क्रिएट किए तो इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो काउंटर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। सो काफ़ी हद तक आपकी जो इन्वायरमेंट है वो आपके लिए एक जानी पहचानी इन्वायरमेंट होगी। थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल कोड वाली जो हमारे पास इन्वायरमेंट है हम उसमें जा रहे हैं। यहाँ आपके पास देखें आपको यूजिंग डायरेक्टिव नज़र आ रहा है। आपने सी प्लस नॉट सी लैंग्वेज, अलबत्ता सी प्लस प्लस में आपने वहाँ पे हैश इंक्लूड और ये चीज़ें आपने की थी, वहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट किया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखें हमारे पास ये यूजिंग डायरेक्टिव है जिसके ज़रिए हम नेम स्पेसेस ऐड कर रहे हैं। ये हमारे मुख्तलिफ नेम स्पेसेस हैं जो कि आपके डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइन है, ठीक है। जिसमें आपका जो रूट नेम स्पेस आ रहा है वो हमारे पास है सिस्टम, सिस्टम के अंदर फिर कलेक्शंस, कलेक्शंस के अंदर जेनेरिक, ये हमारे पास एक नेम स्पेस है, ठीक है। अब जब भी नेम स्पेस के अंदर उसके सब नेम स्पेस को या सब आइटम को यूज़ करना हो तो हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम हमारे पास मेन नेम स्पेस है, उसके अंदर कलेक्शंस के नाम से एक नेम स्पेस है यानी सिस्टम डॉट कलेक्शंस। कलेक्शंस के अंदर जेनेरिक नेम स्पेस है, वो हमने इस्तेमाल करना है, उसके ऑब्जेक्ट्स को रेफरेंस करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कलेक्शंस डॉट जेनेरिक लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिस्टम डॉट लिंक हो गया, सिस्टम डॉट टेक्स्ट हो गया, सिस्टम डॉट थ्रेडिंग डॉट टास्क हो गया। ये आपके मुख्तलिफ नेम स्पेसेस हैं जो कि आपकी कंसोल एप्लीकेशन जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ऐड करा है। हम बाय टाइम देखेंगे कि मुख्तलिफ नेम स्पेसेस हमने जिनको हमने रेफरेंस करना होगा उसके अंदर मुख्तलिफ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना होगा, वो हम इसी तरीके से यूजिंग डायरेक्टिव के ज़रिए ऐड करेंगे। स्पेशली जब हम नेटवर्क की क्लासेस को, नेटवर्क प्रोग्राम करने के लिए जो हम क्लासेस इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पे फिर देखेंगे किस तरीके से हमने नेम स्पेसेस को यहाँ पे ऐड करना है। अच्छा, नेम स्पेस देखें यहाँ पे आपका क्रिएट हो रहा है। हमने जो प्रोजेक्ट का नाम दिया था माई फर्स्ट सी शार्प ऐप, वही प्रोजेक्ट का नाम, उसके नाम से आपके पास एक नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है वो किस तरह से? कीवर्ड है नेम स्पेस, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, ये आपकी जो विजुअल स्टूडियो उसने खुद ब खुद कर दिया है। अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने नेम स्पेस कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा। फिलहाल हम इसमें इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। सो नेम स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और नेम स्पेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेफ्ट करली ब्रैकेट से स्टार्ट होकर राइट करली ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है। सो सी और सी प्लस प्लस में जिस तरह से हम ब्लॉक डिफाइन करते थे विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट्स, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके करली ब्रैकेट्स ही इस्तेमाल होंगे। सो इसका ख्याल रखना है कि जब आप करली ब्रैकेट को ओपन करें तो उसको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ब्लॉक या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं या बॉडी ऑफ जो कोई भी आपका कंस्ट्रक्ट होगा उसका कैसे डिफाइन होगा? विद करली ब्रैकेट पेयर होगा। फिर नेम स्पेस के अंदर आपके पास आ रहा है क्लास, ठीक है। सी प्लस प्लस में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम क्लासेस क्रिएट करते हैं। सी शार्प लैंग्वेज के लिए मैंने आपसे कहा था कि ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी फंक्शंस लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, जो भी आप प्रोग्राम करेंगे वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ क्लास होगी। तो सबसे पहली क्लास जो हमारी हमारे इस सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट हो रही है जो हमारी, वो है प्रोग्राम के नाम से, ठीक है। सो क्लास प्रोग्राम, ये आपको तमाम एप्लीकेशंस में नजर आएगा, चाहे आप विजुअल बेसिक ये चाहे आप उसमें
विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या आप कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, आपको क्लास प्रोग्राम के नाम से सबसे पहली क्लास मिलेगी। क्लास प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो रही है, लाइन नंबर 10 पर देखें, आपको ब्रैकेट आपको ओपन होके नजर आ रहा है, ये देखें, ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी ये बॉडी स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्लास की बॉडी आ गई। इस क्लास प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक मेंबर है। अब मेंबर कौन सा है? मेन के नाम से है। यहाँ पर सी प्लस प्लस और जावा के हवाले से देखें कि उनमें हमारा जो सबसे पहला फंक्शन रन होता है वो मेन के नाम से है, तो वही लेगेसी हमारी यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, उसी रोल को हम यहाँ भी फॉलो करें कि आपके पास जो मेन के नाम से फंक्शन है वही हमारा यहाँ पर सबसे पहला रन होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास मेन फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है स्ट्रिंग अरे टाइप का ऑक्स के नाम से, और मेन फंक्शन की बॉडी, अब ये वो जगह होगी जहां पे हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। अब मेन से पहले देखें, एक चीज नोट करें कि मेन का नाम यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एम के साथ दिया हुआ है। सी शार्प लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे सी और सी प्लस प्लस हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, इसी तरीके से हमारे पास सी शार्प लैंग्वेज भी क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक में आपने थोड़ा सा देखा होगा कि वहाँ पे केस सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन सी शार्प में आपने केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना है। मसलन अगर आपने स्मॉल एम लिखा मेन का तो ये डिफरेंट मीनिंग आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन का नाम हमेशा कैपिटल एम से स्टार्ट होता है। कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर्स में होंगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे कीवर्ड है स्टैटिक, कीवर्ड है वॉइड, कीवर्ड है क्लास, इसको अगर आप कैपिटल कर देंगे तो फिर ये कीवर्ड नहीं रहेगा। ये देखें आपके पास ये चेंज हो गया, आपको यहाँ पे डायरेक्टली एरर दे रहा है। तो कीवर्ड्स जितने भी हैं वो आपके स्मॉल केसेस में होंगे, और सी शार्प लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है, इसका आपने ख्याल रखना है। सो मेन फंक्शन देखें कैसे डिफाइन हो रहा है, उसकी रिटर्न टाइप हो गई वॉइड, और ये फंक्शन जो है वो क्या है? स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह हम ये फिर आगे की किसी क्लास में जब हम प्रोग्राम के फीचर्स करेंगे तो उस टाइम हम फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो ऊप के अंदर सी प्लस प्लस मिल गया था वही मीनिंग आपके यहाँ पे भी स्टैटिक में आ रहे हैं, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो इंशाल्लाह फिर हम उसको, परेशान मत हो, हम आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास मेन की डेफिनेशन देखें, स्टैटिक वॉइड मेन विथ कैपिटल एम, फिर ये एक पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन हो रहा है स्ट्रिंग अरे आर्ग्स के नाम से, और मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। अब हमें कुछ टाइम के लिए जो याद रखना है कि जो हम कुछ अपना प्रैक्टिस कोड करेंगे वो हम अपने इस मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला हमने क्या करना है, हमने आउटपुट डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए हमें एक कमांड चाहिए, आउटपुट स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ पे भी हम अपनी कमांड्स को, स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, सी शार्प लैंग्वेज में। तो जो स्टेटमेंट है मेरे पास वो है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर सिस्टम डॉट, जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्लासेस की शक्ल में होंगी, यानी जो भी आपकी कमांड्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी क्लासेस की शक्ल में डिफाइन है। सो सिस्टम डॉट कंसोल, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जैसे ही मैंने लिखना स्टार्ट किया डॉट के बाद तो मेरे पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो के साथ आपको देखिए मुख्तलिफ आइकॉन नजर आ रहे हैं। तो कंसोल मेरे पास क्लास है, ये जो आइकॉन है ये क्लास का आइकॉन है, ठीक है। सो कंसोल के अंदर मेरे पास एक मेथड है राइट के नाम से। बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक राइट है और दूसरा राइट लाइन है, ठीक है। दोनों में फ़र्क देखते हैं। राइट मेथड हम लेते हैं सबसे पहले, राइट मेथड W कैपिटल है, ठीक है। राइट लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस ओपन कर लेना है। अब स्क्रीन के ऊपर, कंसोल के ऊपर आपने क्या राइट करना है, वो मैसेज आपने लिखना है डबल कोट के अंदर, ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज, और उसके बाद एज यूजुअल स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारा आएगा सेमीकोलन। देखिए आपको सारा कोड जो है वो सी और सी प्लस प्लस का ही नजर आ रहा है, सिर्फ आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज हैं। अगर आपने जावा किया हुआ है तो उसमें आपको सिंटैक्स बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस का मिलेगा, लेकिन स्टेटमेंट्स आपको जावा की मिलेंगी। इसी तरीके से सी शार्प के अंदर सिंटैक्स हमारा सी और सी प्लस प्लस वाला है, लेकिन जो कमांड्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपकी सी शार्प लैंग्वेज की है। जैसे आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास है कंसोल क्लास के अंदर राइट मेथड, ठीक है, राइट स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट। अब इसमें आपके पास सिस्टम नेम स्पेस है, सिस्टम के अंदर कंसोल क्लास के अंदर हमारे पास मेथड है राइट, ठीक है, ये हमने लिया है। और उसके बाद पैरेंथेसिस, क्या मैसेज देना है वो आप यहाँ पे लिख लें,
ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि उसके बाद कर्सर न्यू लाइन के ऊपर चला जाए, तो मैंने यहाँ, बल्कि चलें अभी बाद में बात करते हैं इसमें, ठीक है। ये मेरा पहला मैसेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट मेरे पास आ गई है, ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। यानी मेरा ये प्रोग्राम क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज लिखेगा इन द नेम ऑफ अल्लाह। अच्छा, अब जो जैसे जैसे आप काम करेंगे आपने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट हमारा सेव हो रहा है, ये आपका जो करंट फाइल है उसको सेव करेगा, और तमाम फाइल्स को, जितनी भी आपकी ओपन और एडिटेड फाइल्स हैं उनको सेव करना है, तो सेव ऑल पे क्लिक करते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर आपने मल्टीपल फाइल्स ओपन की हुई हैं तो सेव ऑल पे क्लिक करें, ठीक है। सेव ज़रूर करना है, क्योंकि लाइट का आपको पता है कुछ पता नहीं चलता आपका सारा काम। अगर आप कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप सिस्टम पे काम करें तो Ctrl+S लाजमन प्रेस करते रहा करें हर कुछ वक्फे के बाद। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को, फाइल को सेव करने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं बिल्ड में। बिल्ड मेन्यू के अंदर देखिए आपके पास दिया हुआ है बिल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे सी शार्प की सेटिंग है, तो इसमें मेरे पास देखें, इसमें आपकी शॉर्टकट की F6 नज़र आ रही है। अगर आपने विजुअल बेसिक की सेटिंग रखी है तो हो सकता है आपके पास शॉर्टकट की थोड़ी सी चेंज हो। सो परेशान नहीं होना, मेन्यू आपके पास यही रहेगा, ठीक है। सो बिल्ड सॉल्यूशन, इस पर क्लिक कर दें। स्टेटस बार पे देखें बिल्ड स्टार्टेड। उसके बाद आपके इसमें देखें कोई एरर नहीं है, तो आपके बिल्ड सक्सीडेड का मैसेज आ जाएगा। यहाँ एरर लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास देखें एरर लिस्ट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई एरर आता है तो आपको एरर लिस्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, डीबग में जाते हैं। डीबग में आपके पास देखें स्टार्ट डीबगिंग, एक ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की F5 है, और दूसरी स्टार्ट विदाउट डीबगिंग कंट्रोल F5 है। दोनों में से जो भी आप लेना चाहें आपके ऊपर है। सो मैं यहाँ पे स्टार्ट विदाउट डीबगिंग कर देती हूँ। सो मेरे पास एक नई स्क्रीन आ गई है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, और उसके आगे लिखा हुआ है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। होपफुली आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। जी मैम, नजर आ रही है। आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम। ओके। कहीं पे अगर आपको मसला होता है ना कि आपको मैं कोई बात कह रही हूँ और आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही हो, तो आप मुझे फिर नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओके। जो मैंने यहाँ पे आपको मैसेज दिखाया था, यहाँ थोड़ा सा हम देखते हैं। ये देखिए मेरे पास ये system.console.write, इसके अंदर जो ये डबल कोट में मैसेज है वो आपको यहाँ पे देखे नजर आ रहा है, ठीक है। उसके जी। बाद राइट मेथड देखें अब क्या कर रहा है। अब डिफरेंस देखिए क्या है, राइट ने क्या किया है कि मैसेज यहाँ पे लिखा है और कर्सर H यानी अल्लाह का ALLAH ये टाइप किया इसने। उसके बाद कर्सर H के बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा जो ये इन्वायरमेंट है उसने क्या किया, कर्सर पोजीशन पे अपनी मैसेज प्रिंट किया है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ठीक है। तो कर्सर पोजीशन पे हमारी राइटिंग होगी, जैसे आपकी C और C++ में होता है, आउटपुट आता है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपका, वही चीज़ आपकी यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। सो अब मुझे क्या चाहिए कि राइट मेथड जो है, जो आपका राइट मेथड है, वो कर्सर को लास्ट कैरेक्टर आउटपुट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट कैरेक्टर की जगह पे उसी लाइन में रखता है, ठीक है, नीचे लाइन पे नहीं लेके जाता। तो अब अगर मुझे चाहिए कि कर्सर नीचे लाइन पर आ जाए, तो सिंपली मैंने क्या करना है, हम यहाँ पे आके जो हमारे स्केप सीक्वेंसेस हैं \n वो हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आपके जो स्केप सीक्वेंसेस हैं सी वाले, C++ वाले, वो आप यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास आ गया। सो \n ने क्या किया, H के बाद कर्सर था, यहाँ से कर्सर को नीचे भेजा और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है जो है हमारे पास system डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ देखें, ये जो मेरे पास विंडो ओपन हुई है जिसमें मुझे ये असिस्ट कर रहा है कि इस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, वो इस विंडो को हम कहते हैं इंटेलिजेंस विंडो, ठीक है। तो राइट मेथड हमने पहले इस्तेमाल किया, नेक्स्ट हमारे पास है राइट लाइन। राइट लाइन क्या करता है, जैसे हमने देखे राइट मेथड लिखा, राइट मेथड के आखिर में हमने न्यू लाइन दिया है, तब जाके मेरे पास ये मैसेज प्रिंट हुआ और कर्सर न्यू लाइन पर प्रिंट हुआ। लेकिन राइट लाइन क्या करेगा, राइट लाइन में जो भी ये मैसेज आउटपुट करेगा उसके बाद कर्सर को ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के ऊपर भेज देगा, यानी करंट लाइन को ये एंड कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों इसमें फर्क है कि राइट मेथड आउटपुट देने के बाद कर्सर उसी लाइन में रखेगा, जबकि राइट लाइन आउटपुट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर भेज देता है। अजान हो रही है तो थोड़ी सी हम ज़रा ब्रेक लेते हैं।
रिज्यूम करते हैं। ओके, सो देखिए नेक्स्ट मेरे पास जो मेथड है system.console.writeLine, उसमें मैंने सिंपल मैसेज दिया है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी शार्प। अब ये मैसेज मुझे नजर आएगा और उसके बाद कर्सर जो है ऑटोमेटिकली न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से राइट लाइन को हम एक और तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हमने यहाँ पे लिखा यानी राइट मेथड हो या राइट लाइन, लेकिन फिलहाल हम इससे थोड़ा सा एक छोटा सा काम लेते हैं कि मुझे एक और न्यू लाइन जो है वो देनी है, यानी लाइन ब्रेक देना है, ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया, console.writeLine विदाउट एनी मैसेज यहाँ पर कॉल कर लिया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि राइट लाइन ये मैसेज प्रिंट करेगा, कर्सर को न्यू लाइन पे भेजेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी राइट लाइन वाली, वो क्या करेगा, कर्सर पोजीशन पे वहीं पर कुछ राइट करेगा। अब चूंकि कुछ नहीं है तो क्या करेगा कि कर्सर को फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर भेज देगा। तो आप समझने कि ये जैसे कि हमने कर्सर को एक न्यू लाइन के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। तो 2 लाइंस नीचे चला जाएगा ये। यहाँ से हम अपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लें, वरना अगर आप डिबग में जाते हैं, स्टार्ट डिबगिंग करते हैं या विदाउट डिबगिंग करते हैं, इट्स अप टू यू। सो हम यहाँ पे लेते हैं स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो ये मेरे पास पहले इसको बिल्ड करेगा और उसके बाद फिर रन कर देगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्लियर होगा। थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका। ये आ गया। अब देखिए मेरे पास जो पहला मैसेज था राइट मेथड के जरिए वो आया, फिर राइट के अंदर मैंने न्यू लाइन \n इस्तेमाल किया, कर्सर मेरा नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद राइट लाइन मेथड मैंने इस्तेमाल किया, इसके अंदर मैंने कोई भी \n इस्तेमाल नहीं किया। तो राइट लाइन ने क्या किया, मैसेज लिखा, उसके बाद कर्सर को नीचे लाइन पर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है console.writeLine, तो यहाँ से ये कर्सर फिर नीचे आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट नजर आ रहा है प्रेस एंड नीट की टू कंटिन्यू। तो ये हमारे पास कंसोल एप्लीकेशन में हमने किस तरीके से आउटपुट लेना है, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, वो आपके पास आ गया। यहाँ पर आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम। क्लियर हो गया जी। ओके। सो आप लोगों का जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है। वो आपकी मर्ज़ी, आप कम्युनिटी एडिशन लेते हैं 2015 2019 जो भी वर्जन लेते हैं। अगर 2012 लेते हैं आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है। अलबत्ता 2012 की इंस्टॉलेशन के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसमें आपकी जो कुछ एप्लीकेशंस या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो नेट से डाउनलोड करता है। अदरवाइज अगर आप 2008 वर्जन इस्तेमाल करें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो आप डायरेक्टली ऑफलाइन आपके पास अगर सीडी है उससे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। सो जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल करें, प्रोजेक्ट क्रिएट करें, सी शार्प के आउटपुट लें मुख्तलिफ तरीक़ों से, थोड़ा सा इसके साथ प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि हमने अपनी सी शार्प के जो मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं वो किस तरीके से लेंगे। मैं यहाँ पर अब ज़्यादा फोकस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे नहीं करूँगी। जो आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो आपको हैंडआउट्स में कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको स्टडी करें, नेट के ऊपर बुक्स में देखें। स्ट्रांगली मैं ये रेकमेंड करूँगी। मेरा यहाँ पे ज़्यादा फोकस ये होगा कि मैं आपको यहाँ पर जितनी भी प्रोग्राम से रिलेटेड प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो थ्योरी हैं वो आपको मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी ये क्लास एंड करते हैं।